तो रास बिहारी जी, बंगाल में जो अब ये जो खेला हुआ है, ये खेला हुआ है या खेला जैसा था वैसा ही रह गया? असल में खेला हुआ ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपना आधार बढ़ाया है। पिछले विधानसभा चुनाव से अगर बात करें, 10% वोट से 38% वोट बीजेपी का इसमें बढ़ा है। 38% बीजेपी वोट पा रही है। सबसे बड़ी बात है, मुझे जो लग रहा है, जो मैं बार बार बात भी कर रहा था, कि जो चुनाव हुआ है पूरी तरह बहके वातावरण में हुआ है। नहीं तो इतने लोग नहीं मारे जाते, और मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि 55 से लेकर 60 लोग मारे जाते हैं, जगह जगह बमबारी होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी असर पड़ा है। और तीसरा यह है कि बीजेपी ने अपना आधार बढ़ाया, लेकिन जो बीजेपी विरोधी वोट था, खासतौर पर जैसे हम कांग्रेस की बात करें या लेफ्ट मोर्चे की बात करें, तो वो बीजेपी जो विरोधी वोट था वो बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे इस बात को, लेफ्ट मोर्चे के नेता भी कह रहे थे कि पहले बीजेपी को हराओ, टीएमसी को हम देख लेंगे। तो वो जो उम्मीद की जा रही थी कि वो 18-19% जो वोट है लेफ्ट, कांग्रेस और अदर्स का, वो बीजेपी या में बंटवारा ना होके वो सीधा टीएमसी को गया। और खास तौर पे जो मुस्लिम वोटर है, जो उम्मीद की जा रही थी कि वो बटेगा, वो नहीं बटा। तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे टेलीवाइज कि 38% वोट बीजेपी और 43% वोट बीजेपी, वो वाला नहीं खेल है इसमें। टीएमसी का भी वोट बढ़ा है, लेकिन बीजेपी ने कई सीटों पे बहुत अच्छा, जैसे खासतौर पे उत्तर बंगाल की बात करें तो बहुत अच्छा खेल किया उसने। जंगल महल में देखिए 19 सीटों पे वो आगे चल रही है। तो ऐसे नहीं, बीजेपी ने अपना एक बेस एरिया तैयार कर लिया है। और कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, क्योंकि चुनाव से कुछ समय पहले ही टीएमसी से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, उनको टिकट दी गई, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर रहा। तो ऐसे कुछ ना कुछ खामियां हैं जो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि कहाँ हमसे गलती रह गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे हम मान के चलने से, मेरी अपनी राय, एक पत्रकार के तौर पर मेरी अपनी राय है कि चुनाव आयोग भी 100 से 1000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों की कंपनियाँ देने के बावजूद बहुत ज़्यादा एक स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं करा पाया। क्योंकि जो हमें पता चल रहा था वहाँ पे कि वो बूथ के पास हैं, और जो मारपीट की घटनाएं होती हैं, जो उनके बारे में वहाँ के जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, वो रिपोर्ट भी जिला प्रशासन पे पूरी तरह से टीएमसी का दबाव था। और हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे, जिला प्रशासन में लोग बदले, जिलों के पुलिस कप्तान बदले, लेकिन फिर भी जो निचला स्टाफ था जिसमें ये भर दिया गया था कि ये भारी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला फैक्टर भी काम किया है। लेकिन जैसे लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खेलेंगी, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जो बंगाल में जा रहा है उसको भारी बता रही हैं, तो बाहर के लोग भी ममता बनर्जी को अपना मान लेंगे या कांग्रेस के लोग अपना मान लेंगे। क्योंकि टीएमसी सिर्फ एक राज्य में है, और कांग्रेस 4 राज्यों में है, और लेफ्ट भी एक महत्वपूर्ण वो राज्य में है, दोबारा जीत के आई है। तो कहीं ना, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मोदी बनाम ममता बनर्जी खेलने का मौका मिलेगा। ये ज़रूर है, वो एक फैक्टर ज़रूर बनेंगी, लेकिन मुख्य लड़ाई मुझे लगता है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से ख़त्म हो गई है, लेफ्ट भी ख़त्म हो गया, लेफ्ट के मतलब केरल तक सिमट गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, खासतौर में जो नए लोकसभा चुनाव होंगे, या अभी बंगाल में जो नगर निगम के चुनाव जो पिछले साल होने वाले थे, कोरोना काल की वजह से टाल दिए थे, वो अब होने वाले हैं। उसमें हाई कोर्ट ने क्या जल्दी चुनाव कराओ। तो पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में सबसे पहले तो जो 96 जो स्थानीय नगर निकाय चुनाव में, सबसे पहले तो वहीं पर आप देखेंगे किस तरह राजनीतिक मारकाट होती है। अब मुझे जो लगता है कि बंगाल से ज़्यादातर खबरें यही आएंगी कि यहाँ पर हमला हुआ, यहाँ बम फेंके गए हैं, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता को लटका दिया गया है। कम से कम मैं मान के चलता हूँ जो बीजेपी समर्थक हैं उनके दिन पश्चिम बंगाल में अच्छे नहीं आने वाले हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे चुनावी विश्लेषण के लिए। और अपने दर्शकों को अब हम ये बता दें कि टेली में तो आपको जो तस्वीर है वो साफ नज़र आ ही रही है कि पश्चिम बंगाल, जिस पर पूरे देश की नज़र थी, वहाँ पर ममता बनर्जी की बहुत ही शानदार वापसी हो रही है। 2/3 बहुमत के साथ टीएमसी वापस लौट रही है सत्ता में। हालांकि बीजेपी ने अपनी टैली 3 से 80 तक बीजेपी ले गई, क्योंकि अभी 80 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पिछली बार बीजेपी सिर्फ 3 सीटें जीती थी। बीजेपी ने प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है कि वहां पर परिवर्तन ला सके। इसलिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में परिवर्तन लाने में नाकाम रही है। पहली बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत आगे चल रहा है।
और स्पष्ट बहुमत तमिलनाडु में डीएमके को मिल रहा है। तमिलनाडु का स्कोर आपके सामने है। डीएमके प्लस जो गठबंधन है वो 136 सीटों पर आगे है। बीजेपी प्लस जो है उसने भी इस बार पहले के मुकाबले ठीक काम किया है। असम में बीजेपी वापस लौट रही है। दोबारा बीजेपी की सरकार असम में वापस आएगी और केरल में एलडीएफ दोबारा से अपनी सरकार बनाने जा रही है। केरल में भी यूडीएफ पीछे रह गई है। तो कांग्रेस के लिए बुरी खबर यह है कि कांग्रेस ने कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है पूरे देश में। बीजेपी ने असम में अपनी सरकार बरकरार रखी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 80 सीटों पर आगे है, इसलिए चाहें तो वो इसके लिए अपने आप को बधाई दे सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाए। तमिलनाडु में बीजेपी पहले से थोड़ी और मजबूत होकर आई है और केरल में एलडीएफ की सरकार दोबारा से सत्ता में आ रही है। अब अगर आप इसका राष्ट्रीय राजनीति पर अगर आप असर देखें तो आपको एक राष्ट्रीय टेम्पलेट दिखाई देगा जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सफलता के पीछे का टेम्पलेट है, और वो ये है कि माइनॉरिटी वोट पश्चिम बंगाल में इकट्ठा हुआ, कंसोलिडेट हुआ, और उस माइनॉरिटी वोट के कंसोलिडेशन की वजह से बीजेपी 80 सीटों से ऊपर नहीं जा पाई और ममता बनर्जी 2/3 सीटों तक पहुंच गई। गौरव भाटिया इस समय हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। गौरव जी, आपको सुबह सुबह का नमस्कार। संडे है, क्या आपने इससे बेहतर खबर की उम्मीद की थी? सुधीर जी, देखिए जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कि 4 प्रदेश और एक जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसकी जीत हुई है। और असम को अगर हम देखें तो असम में पुनः सरकार बन रही है। वहां पे नरेंद्र मोदी जी की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अच्छा नेतृत्व सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो दिया है सरकार ने, वो स्पष्ट है। हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं। आपने पश्चिम बंगाल की बात करी और पश्चिम बंगाल बेहद ही महत्वपूर्ण प्रदेश रहा इस पूरे चुनाव में। पश्चिम बंगाल में हमारी 3 सीटें आई थी पिछली विधानसभा चुनाव। कुछ चैनल जो है 100 का आंकड़ा भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि करीब 80 से 90 सीटें ऐसी हैं सुधीर जी, अमन जी, जहां पे जो अंतर है रुझानों में आगे होने का वो 1000 वोट से कम है। हमें ऐसा यकीन है कि शाम तक जब नतीजे सब सामने आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन वो नतीजों का इंतजार करते हुए मैं 2-3 बातें कहूंगा। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की इसलिए भी है पश्चिम बंगाल में कि यहाँ पे हमने अपनी विचारधारा से समझौता करके चुनाव नहीं लड़ा। जैसे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट कट्टर विरोधी एक दूसरे के, पिछला चुनाव इन्होंने अलग अलग लड़ा था, पश्चिम बंगाल में एक साथ आए। जनता ने क्या किया, 1 या 2 सीट रुझान में आगे चल रही हैं और केरल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये दर्शाता है कि विचारधारा का समझौता भी ये पार्टियां कर सकती हैं, केवल और केवल इनको सत्ता चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के संकट के समय में जिस तरह का नेतृत्व पूरे देश को दिया है और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी खासकर उन्होंने सकारात्मक एक कैंपेन वहां किया, तोलाबाजी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, भ्रष्टाचार जो वहां फैला हुआ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं लागू हुई, किस तरह से वैक्सीन दिए जा रहे थे आम जनता तक पहुंचाने में विफल हो रही थी प्रदेश की सरकार, ये सब मुद्दे उठाए। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जो भी फैसला करेगी वो हम स्वीकारेंगे। हमारा ये चरित्र नहीं रहा कि हम ईवीएम पे ठीकरा फोड़े, लेकिन हाँ, आज एक बड़ा सवाल जरूर बनता है। अब चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, परिणाम आ रहे हैं। एक देश में जब हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमें ये मूल अधिकार है, संविधान में हम कहीं भी जा सकते हैं, एक मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि बाहरी आ गए, तो ये किस तरह की परंपरा स्थापित करता है। जब वो कहता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी हिफाजत कर रही हैं उनका घेराव कर, जब एक मुख्यमंत्री कहता है मुझ पे हमला हुआ लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है ऐसा नहीं हुआ है, मैं समझता हूं गिरते हुए स्तर का परिचायक है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में खुद पीछे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ममता बनर्जी
को भी अब लग गया होगा कि लोग उन पर विश्वास नहीं। गौरव, दो चीजें आप बताएं, ममता के फेवर में क्या काम कर गया? दो चीजें आपके हिसाब से जो ममता के फेवर में काम कर गया। अमन जी, शाम को नतीजे आ जाए, अगर 211 सीटें पिछले चुनाव में थी टीएमसी, उसका आंकड़ा पार कर जाती हैं, तो मैं जरूर बताऊंगा कि क्या अच्छा रहा, और आकलन करने का समय भी मिल जाएगा। लेकिन गौरव, अभी तक के हिसाब से 198 है, पिछली बार 211, मतलब सेम टैली लगभग रिपीट है 211 के आसपास। तो क्या चीजें ममता के पक्ष में काम करी, ये तो आपका भी एनालिसिस होगा ना। क्या चीजें, क्या चोट पर वोट तो नहीं पड़ गया, सिंपैथी वोट, या गोत्र पर ने गेम बदल, मतलब क्या आपके हिसाब से क्या उनके फेवर में काम किया आपके हिसाब से, ममता के फेवर? देखिए, मैं अमन जी फिर से कहूंगा, आकलन करने के लिए समय जरूर मिलेगा, सारे परिणाम आ जाए। अभी से जो है बताना कि किसके पक्ष में क्या गया, खासकर टीएमसी के, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या गया ये जरूर बताऊंगा। पहली बात, हमारी विचारधारा मजबूत है, इससे हम समझौता नहीं करते। चुनाव आते जाते रहेंगे, विचारधारा पे अडिग। दूसरा, श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिस तरह से अमित शाह जी खुद पश्चिम बंगाल में थे, वो हमारे पक्ष में गया। और तीसरी बात, संगठन की मजबूती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आम कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, उन्होंने भी वहां पे व्यापक रूप में जनसंपर्क किया, और यही हमारी ताकत रही है। हम चुनाव केवल नहीं लड़ते हैं, हम लोग एक विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, जो दक्षिण में भी फैल रही है। असम में हमारी जीत हो रही है, और पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटों से अभी जो दिखाई जा रही है, आपके चैनल में 81 दिखाई जा रही है, तो 27 गुना बढ़ी है। ये भी बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, बादल देवनाथ टीएमसी से हमारे साथ हैं। बादल जी, कम से कम ये तो आज आप कहेंगे कि चुनाव आयोग ने बहुत ही ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया, है ना बादल जी? पहले सुदीप जी, अमन जी, मैं कितना दिन से मैं गौरव जी के साथ 5 साल 6 साल से मैं डिबेट कर रहा हूँ, लेकिन जी न्यूज में पहली बार मौका मिला, आप लोगों ने बुलाया, इसलिए सुदीप जी पहले आपको नमन करता हूँ, और अमन जी आपको भी नमन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये मेरा जी न्यूज का पहला प्रोग्राम है। तो गौरव भैया, आप लोगों ने कितना गलत किया। अमन जी, सुदीप जी, मैं फिर से जितना टाइम गौरव भाई जी को दिया है, उतना ही मुझे थोड़ा सा दीजिए। देखिए, आपको गौरव जी से ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि आपकी 198 सीटें हैं और गौरव जी की 81 सीटें हैं, उसी हिसाब से टाइम मिलेगा आपको। बिल्कुल। और गौरव जी, 2 दिन के बाद हर चैनल में आपके साथ मिलता हूँ। और अमन जी, सुदीप जी, थोड़ा परमिशन लेता हूँ, जो खेल का बात शुरू हुआ उसी से शुरू कर दो। आज खेल खत्म। गौरव जी, आपके लिए परमिशन ले रहा, माफी चाहता हूँ, पहला प्रोग्राम आपके लिए। तो सुदीप जी माफी चाहता हूँ, अमन जी माफी चाहता हूँ। और गौरव भैया, आपके साथ बहुत दिन से मैं डिबेट कर रहा हूँ। जो गलती आप लोगों ने किया, पीएम को हम सब समर्थन करता हूँ, मोदी जी को मैं तो खुद समर्थन, मैं तो राजा कहता हूँ, उनको राजा कहता हूँ मोदी जी को। और मोदी जी को आप लोगों ने दिल्ली पे सेंचुरी कर दिया, बंगाल में एक विधानसभा चुनाव में 40-50 रैली में सवाल। मोदी जी का पॉलिसी, अमित शाह का पॉलिसी के खिलाफ मैं 5 साल से मैं लड़ रहा हूँ, और हर चैनल में मैं बोल रहा हूँ। क्या किया सुदीप जी? देखिए, राम के नाम पर मैं कह रहा हूँ, हर 1 साल से बोल रहा हूँ, सीता के साथ बोलिए, सिया नहीं बोल रहा है। जय श्री राम पार्टी का स्लोगन। दूसरा गलत, देखिए, हर दिन बोल रहे दुर्गा पूजा, सरस्वती लक्ष्मी पूजा नहीं होता है, लेकिन दुर्गा पूजा का कार्निवाल भी होता है। पूरा विश्व में बंगाली समाज को कितना आगे ले गया। राष्ट्र संघ से ममता बनर्जी को पुरस्कार मिला शादी से। यहाँ पर फ्री इलाज, फ्री रेशनिंग, वो जो जन्म लेगा पैसा, शादी में पैसा, बच्चे पढ़ाशुना कर उसका शर्ट पैंट सब कुछ मिलता है। सड़क पर, पानी में, हर सड़क पर, बिजली पर, हर में ममता बनर्जी काम किया है। आज भी जो कुछ भी होता है ममता बनर्जी उसका घर भी पहुंच जाता है, लेकिन समझने में उसने क्या वही किया, तुष्टिकरण। अच्छा सुधीर जी बताइए, तो मुसलमानों के लिए काम करना, सिखों के लिए काम करना, बुद्धिस्ट के लिए काम करना, जैनों के लिए काम का, मुसलमानों के लिए थोड़ा काम करना, बोलना क्या तुष्टिकरण होता है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या जो 5 पॉइंट जो दिया, जो डेमोक्रेसी के बारे में, नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, तो कहा धर्म से पालन तो नहीं कर रहा। और गलत क्या किया सुनिए, भ्रष्टाचार, जो बात गौरव जी अभी भी कह रहा है कितना गलत। जो लोगों का वीडियो प्रदेश भाजपा ऑफिस में दिखा, जो लोग घोटाला किया, ममता बनर्जी जिन लोगों को निराश था, उन लोगों को भाजपा में ज्वाइन कर दिया। राजीव जी ने क्या किया? राजीव जी मतलब
भाजपा में जो ज्वाइन किया राजीव बंदोपाध्याय बनर्जी ने, वो क्या किया, घोटाला किया। 1 साल का नौकरी होता है। मैं पहले कंप्लेन किया दीदी को, मैंने बोला दीदी को, दीदी 1 साल का गवर्नमेंट का नौकरी होता है, पैसा क्यों उठा रहा है? 5,000 करोड़ रुपया शुभेंदु के पास कहां से आएगा? मैं बताऊंगा, इलेक्शन जाने दीजिए सुधीर जी, कितना पैसा कहां से आता है शुभेंदु को। पीएम खुद अमित शाह उनका पीठ पे हाथ रख रहा है। एक गृह मंत्री है और अमित शाह पूरे देश को जो डर का माहौल बना दिया है, ये बिल्कुल गलत है। मोदी के पॉलिसी के खिलाफ डर का माहौल क्यों? प्यार से बात कीजिए ना। और देखिए, जो डेवलपमेंट का बात ये लोग करते, सोनार बांग्ला का जो बात कहते, एक लाइन में कहूंगा, सोनार बांग्ला जो कह रहे, आप बताइए सुधीर जी, निर्मला सीतारमण जी ने बताया कोरोना काल के लिए 2 साल डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। इस साल बजट में स्टेट गवर्नमेंट प्रदेश वेस्ट बंगाल को 2,000 रुपया दिया और एमपी फंड में 30% काट जो किया। तो डेवलपमेंट का काम तो 6-7 साल नहीं होगा, वैक्सीन लगाने में तो 6-7 साल लग जाएगा। तो सोनार बांग्ला का बात, डेवलपमेंट का बात, जो कुछ किया सब गलत किया। और लास्ट में जो ममता बनर्जी का चंडीपाठ को लेकर उठा, ममता बनर्जी 40 साल से चंडीपाठ कर रहे। जैसे मैं हर चैनल में मैं शिव प्रणाम होते, विष्णु प्रणाम होते, राम भगवान शिव का सब प्रणाम होते मैं करता हूँ हर चैनल में। आप भी अनुमति दीजिएगा तो सुधीर जी, आपके लिए, आप चैनल के शुभकामनाएं के लिए मैं भगवान शिव, माँ काली माता का प्रणाम मंत्र मैं कहना चाहता हूँ। वेद का भी चर्चा कर सकता हूँ। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 8वें पुराण, 24 उपपुराण, 12 संगीता, 12 संगीता, वेदांतों का 6, 12 का संगीता और दो रामायण महाभारत जो काव्य बारे में भी चर्चा। ये लोग बार-बार गलत किया। बंगाल में आके बंगाल के लोग, बादल जी, और बंगाल के जो महिला है ना, वो ममता बनर्जी को 40 साल से समर्थन कर रहा है और ममता बनर्जी एक ब्लॉक, एक साइड में मीटिंग कर रहा है। और सबसे बड़ा गलत सुधीर जी क्या, बादल जी, आपका भाषण इतना अच्छा था कि वो सीधे टैली को 202 पे ले गया। देखिए, आपके भाषण देते देते ही टैली 202 पे, आपने ऐसा पुश किया उसको कि वो आपकी टैली 202 पे चली गई है। तो मैं सुधीर जी, हाँ सुधीर जी, और 1 मिनट टाइम दीजिए, और 1 मिनट टाइम दीजिए। नहीं, फिर उसके बाद 210 पे चली जाएगी टैली आपकी, 211 पे चली जाएगी अगर और बोले तो। मैं 8-9 साल से मैं घूर रहा हूँ, 30 साल से पॉलिटिक्स में। मेरा पीछे देखिए, 75 के ऊपर पुरस्कार मिला, 8 राज्यों से पुरस्कार मिला। लोग मुझे नेता नहीं कहते, लोग मुझे सामाजिक कार्यकर्ता कहते। और यही भाजपा, गौरव जी को मालूम है, मैं बचपन से संघ परिवार भाजपा किया, 2008 में छोड़ दिया, 2 बार का प्रदेश अध्यक्ष, 1 बार का जैसे नॉर्थ स्टेट का कन्वीनर, ट्रेड यूनियन का दायित्व, 600 को इनाम, सब बर्बाद कर दिया। तपन सिद्धर के साथ वाजपेयी जी, आप अभी भी जिंदा है, हर दिन खोज रहे थे। बादल कहा गया, बादल कहा गया। राजनाथ जी आज भी खून ढूंढते, अरुण जेटली जी यहाँ पड़ा के ढूंढते थे, बादल कहा गया। अच्छा, लेकिन बादल को नहीं चाहते थे ये लोग। बादल जी देखो, अब आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने गौरव जी से 3 गुना ज्यादा समय ले लिया। ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा हूँ, ममता बनर्जी काम कर रहे, इसीलिए मैं समर्थन आपने 3 गुना ज्यादा समय ले लिया गौरव जी से। अब आपको थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा क्योंकि देखिए, अब आपकी सीटें भी बढ़ नहीं रही हैं, अब कम हो रही हैं। अब और ज्यादा आप बोलेंगे, अब और कम होती चली जाएंगी। अब 198 पे आ गए आप दोबारा से। ये तो मैंने शुरू किया था और सीटी भी मैंने शुरू किया था, और शाम को भी रात 10 बजे, 7 बजे, रात 10 बजे पर हर चैनल में मेरा डिबेट है। मैं हर चैनल में मैं सीटी बजाऊंगा और ममता बनर्जी को जिता के ही रहूंगा। और सुधीर जी, जो लोग मैं 1 महीना पहले ही बता दिया, जो 4 इलाका जो है, लेकिन राजन जी, आपकी सीम अपनी सीट नहीं बचा पा रही है, ममता बनर्जी का नहीं तो नंदीग्राम से पीछे चल रही है। राजन जी, गौरव 30 सेकंड और, आपकी सीम अपनी सीट क्यों नहीं बचा पा रही है? वो अपनी सीट नंदीग्राम से पीछे चल रही है। लेटेस्ट जो है 7,252 वोटों से पीछे चल रही है शुभेंदु अधिकारी से। राजन जी, बादल देवनाथ जी, बादल जी, आपकी सीम अपनी सीट नहीं बचा पा रही है। नहीं, अमन जी, मैं 1 लाइन में कहूंगा, रात को 10 बजे मैं फोन में आप लोगों को बताऊंगा, और थोड़ा 1 लाइन में कहूंगा, 1 शब्द में, थोड़ा इमोशनल हो गया था ममता बनर्जी, और कुछ नहीं कहूंगा। मैं फिर वही कराऊंगा, मेरे पास जो रिपोर्ट है, आईबी जो रिपोर्ट है, मैंने इलेक्शन के बाद जो रिपोर्ट लिया था, कम से कम 4 इलाका जो है वो इलाका ठीक रहेगा तो ममता बनर्जी 26,000 वोटों में जीतेगा, और नहीं तो कम से कम 1200 वोटों में ममता बनर्जी, शाम तक देख लीजिए 1200 वोटों में ममता बनर्जी। ठीक है बादल जी, ठीक है। गौरव जी, आप कुछ कहना चाहते थे, जाहिर है आप बादल की सारे बातों का जवाब भी आप देना चाहेंगे, लेकिन आपसे हम भी ये पूछना चाहेंगे
कि आपने जैसा सोचा था कि वोट जो है विपक्ष को जाने वाला वो बट जाएगा, वो बटा नहीं और माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने लगातार माइनॉरिटी वोटर्स से अपील करती रही कि आप एक साथ आ जाइए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी के आने के डर से एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी वोट चंक जो है वो ममता बनर्जी के पास चला गया और आपको जो सीटें मिल रही हैं 85 सीटों पर आप आगे हैं। असल में ये वो सीटें हैं जो पहले लेफ्ट और कांग्रेस जीता करती थी, क्योंकि टीएमसी का तो वो टैली बरकरार है। टीएमसी पहले भी 200 सीटें जीती थी, आज भी 200 जीत रही है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की 70 सीटें खत्म हो गई, वो जीरो पर आ गई। सुधीर जी, अमन जी, ये जो चुनाव हैं ये एक संवैधानिक दायित्व है हर पार्टी पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी। लेकिन जब ये चर्चा चल रही है तो हमारा देश कोविड के संकट से भी बहुत शक्ति से, बहुत ईमानदारी से लड़ रहा है। इस वक्त जिस तरह से जश्न मन रहा है बिना मास्क के, मैं केवल ये विनती करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। और सीटी बजाई जा रही है तो ये सीटी बजाने का समय नहीं है, क्योंकि आपने सही कहा, शायद शुभेंदु अधिकारी जी ने सीटी बजा दी है ममता बनर्जी की, वो खुद पीछे हैं नंदीग्राम में। तो ये क्या दर्शाता है? ये जरूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नीतियां विफल रही हैं और जनता का विश्वास उनसे कम हुआ है। अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी राजा हैं, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन मत भूलिएगा कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करता है। थप्पड़ मारूंगी कहते हैं, और वो रसगुल्ला गौरव, एक मिनट में रोक रहा हूं, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। ममता बनर्जी 10,000 वोटों से पीछे, ये बड़ी खबर इस वक्त बताना जरूरी। 8वें राउंड में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की एक बढ़त है और वो बढ़त 10,000, बढ़त लगातार बढ़ रही है। पिछली बार जब खबर आई थी तब 7,252 की बढ़त थी, वो बढ़कर अब बढ़त जो है वो 10,000 वोट, मतलब शुभेंदु अधिकारी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं ममता बनर्जी से। शुभेंदु अधिकारी की जो सिटी है वो और थोड़ी तेज हो गई है। गौरव देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर जरूर है, लेकिन ये चौंकाती नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सबने ये बात कही थी कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में हारेगी, तभी उन्होंने सीट बदली। और 2 घंटे तक कोई सिटिंग मुख्यमंत्री एक पोलिंग बूथ पे बैठा रहे और सुनिश्चित करे कि वहां वोटिंग ना हो, क्योंकि उसको आभास हो कि मैं हारने वाली हूं। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि बार बार कहा जा रहा माइनॉरिटी वोट। देखिए, ममता बनर्जी ने तो एक बार नहीं कहा माइनॉरिटी, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला खेल फर्रुखाबादी कह दिया कि सारे मुस्लिम एकजुट हो जाओ। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जिक्र भी किया। सोचिए, अगर कोई और पार्टी कह देती कि हिंदू सारे एक हो जाओ तो इलेक्शन कमीशन नोटिस देती, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को नोटिस भी दिया। ये दिखाता है इनके लिए संविधान की मर्यादा मायने नहीं रखती, सत्ता तक पहुंचना मायने रखता है। आपको कोई अफसोस आपने नहीं कहा? कह देते तो शायद सीटें बढ़ जाती। कोई अफसोस? आप भी कह देते हिंदू एक हो जाओ, नोटिस आ जाता, सीटें तो बढ़ जाती। देखिए अमन जी, ऐसा है, चुनाव आते जाते रहेंगे, और तभी मैंने शुरुआत करी थी, विचारधारा जो है वो जरूर जितवाती है। समय जरूर लग सकता है, लेकिन जितवाएगी। और इसको हम अपनी जीत क्यों मानते, मैं बताऊं। 3 सीटों से आज आपके चैनल पे 85 दिखाई जा रही हैं, ये भी बहुत बड़ी जीत है विचारधारा की। दूसरी, आप बताइए, जो हम विपक्ष थी, हम पार्टी नहीं थे, दूसरे नंबर की पार्टी नहीं थे, आज हम इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को टक्कर किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। और एक बात जरूर कहूंगा, ये आकलन सबका था, मीडिया का था, हमारा भी था, कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी तक के रुझान से कि लेफ्ट और कांग्रेस, लेफ्ट इज लेफ्ट नोवेयर। कांग्रेस का तो हमें पता ही है कि समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, वो सही में डूब गई है। तो लड़ाई जो है वो डायरेक्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में। शायद इसीलिए जो रुझान है वो थोड़े अलग है, लेकिन हम उम्मीद करते रहेंगे, और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तो आकलन करने के बाद प्रतिक्रिया जरूर देंगे। गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, इस दौरान जब आप लगातार नॉन स्टॉप चुनाव प्रचार करते रहे, आपकी पार्टी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, और कोविड की स्थिति देश में लगातार खराब होती चली गई और दूसरी लहर बहुत खतरनाक हो गई, उस समय आपकी बहुत आलोचना हुई, आपकी सरकार की भी आलोचना हुई कि जिस तरीके से हैंडल किया गया। लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि आपको चुनाव प्रचार रोक देना चाहिए था,
आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे चुनाव आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा आज एक दो चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हम तो अब कवरेज ही नहीं करेंगे आज चुनावों के नतीजों की। तो एक लगातार एक ये नैरेटिव आपके अगेंस्ट ये सेट हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव प्रचार अगर आपने बीच में बंद कर दिया होता और वर्चुअल रैलीज ही की होती तो शायद आपको फ़ायदा हो सकता था उसका, आपकी छवि भी खराब नहीं होती और नतीजे भी आपके लिए थोड़े से बेहतर हो सकते थे? सुधीर जी, देखिए, चुनाव हर 5 साल में हो ये हमारा संविधान कहता है और इसको एक्सटेंड करने का कोई अनुच्छेद संविधान में नहीं है। और अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करती है किस तरह से कैंपेनिंग होगी, हर पॉलिटिकल पार्टी को किन गाइडलाइंस का जो है फॉलो करना है। और ये जरूर कहूंगा कि ठीक है चुनाव चल रहे थे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी रात दिन एक करे हुए थे कोविड की तैयारियों के लिए, खुद समीक्षा कर रहे थे, बैठक हो रही थी। अमित शाह जी ठीक है प्रचार करते थे, लेकिन उसके साथ साथ कोविड की जो लड़ाई है उसमें कोई ढिलाई ना हो ये भी हमने किया। और बाद में प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा भी रद्द करी। लेकिन जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है, एक लोकतंत्र में जिम्मेदारी हर राजनीतिक दल की होती है। ऐसा नहीं है कि जब ममता बनर्जी ने देखा देखी प्रधानमंत्री को अपनी चुनावी सभा को रद्द किया तो उनके बाकी लीडर कैंपेन नहीं कर रहे थे, कांग्रेस के लीडर कैंपेन कर रहे थे, राहुल गांधी जी मिड अप्रैल तक प्रचार कर रहे थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब अगर पीछे मुड़ के देखें और ये कहें कि ये गलत है, ये सही है, ये उचित नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता नहीं, जिस तरह से राहुल गांधी ने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि मैं अपनी सारी रैलीज अब कैंसिल करता हूं, आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने बहस में शामिल होने से इनकार कर दिया कि जो चुनाव पर जो कवरेज होगी हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे। मैं उत्तर दे दूं। अच्छा, ये बताइए कि 4 अप्रैल को केरला में राहुल गांधी जी क्यों थे? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हो रही थी, क्यों ऐसा है? पश्चिम बंगाल में उन्होंने अप्रैल के मध्य तक रैली करी, क्यों ऐसा है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में 1.5 महीना रहे, प्रचार करते रहे। कोविड की दूसरी लहर तो आ चुकी थी। जब राहुल गांधी को खुद पता चला, सिम्टम्स आ गए कोविड के, उसके बाद उन्होंने एक जो जरूरत थी उसको ऐसा दिखाया कि ये मेरी बहुत बड़ी खूबी है और मैं प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन सत्य यही है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से तो वो राहुल गांधी खुद है। वैक्सीन पे सवाल उठाना, बीजेपी का टीका नहीं लेंगे, शशि थरूर, जयराम रमेश, ये सब जानते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कोविड को परास्त करने में लगी थी, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को परास्त करने में लगे रहे हैं, जो कि कभी होने नहीं। नारा दिया था अब की बार 200 पार टीएमसी के लिए दे दिया था क्या? 200 पार देखिए 201 टीएमसी पहुंच गई है। ये अब की बार 200 पार नारा आपका था लेकिन पूरा टीएमसी ने कर दिया। अमन जी, एक शेर अर्ज करूंगा। हाँ। गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों पे बल चला करते। तो ठीक है, आज आप कह सकते हैं जो नारा घुटनों पर 201 सीटें, घुटनों पर 201 सीटें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.